हेलो दोस्तों। एक्सिस आईएएस के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का फॉर्म आ चुका है और उसका हम एक डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं जिनको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। अन्य जो भी वीडियो हैं जिन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या जिन टॉपिक को आप समझना चाहते हैं उनको कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों के वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आयोग है उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमने कल बात करी थी कल के वीडियो में, कि जो पेपर 4 है मेंस का, पेपर 5 और पेपर 6 यानी ऑप्शनल पेपर हटे थे, तो जीएस के ये दो नए पेपर इंक्लूड हुए हैं, 200 नंबर के होंगे। तो इनका आज सिलेबस यानी ओवरऑल उसने 6 जीएस के पेपर का सिलेबस जारी किया है आयोग ने, है ना। तो उनको हम उनके सिलेबस को समझ लेते हैं क्योंकि सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। एक तो ऑप्शनल से पेपर हट गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेट करके दो पेपर रख दिए हैं। पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पेपर में पूछ ली जाती थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के लिए जो पांचवा और छठा पेपर होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए होगा। तो थोड़ी समस्या आएंगी। जैसे सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में हम लोग जनरली क्या, भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक यानी एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया तक, और कला रूप, साहित्य, वास्तुकला और इसके महत्वपूर्ण यानी जो हमारी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न, उन सभी को पूछा जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जो 1757 प्लासी वार से लेकर के 1947 यानी हमारे इंडिपेंडेंस डे तक है, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं, व्यक्तित्व कौन से थे और क्या समस्याएं थी, इनका स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण जैसे उदारवादी चरण, ठीक है, और उग्रवादी चरण, उसके बाद गांधीवादी, ठीक है। इन तीनों चरणों के बारे में डिटेल एनालिसिस, और उसके बारे में स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर का एकीकरण यानी जो राज्य पुनर्गठन एक्ट था, ठीक है, उसके बारे में कैसे ज़्यादातर चीज़ों को एकीकृत किया गया, है ना। काफ़ी सारी विविधताएं थी देश में, भाषाई आधार पर, जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर अलगाव भी हो रहा था, लेकिन उसको कैसे हमने समेटा और एकीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है, तो वो कैसे हम डील करेंगे। विश्व इतिहास के 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, है ना, इसकी समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, समाजवाद, पूंजीवाद, नाजीवाद, फाशीवाद, यानी जो हम पहले से यूपीएससी और यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस में जो हम विश्व इतिहास का सिलेबस पढ़ते थे उसके बारे में, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं यानी हमारा समाज, ठीक है, इन चीजों के विषय में हम डिटेल कर चुके थे। उसके बाद आता है, एक सेकेंड, उसके बाद और भी सारे मुद्दे आते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, यानी ये हमारे समाज के टॉपिक हैं। शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनका समाधान कैसे करना है, उदारीकरण, निजीकरण, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यानी ज्योग्राफी की बात करेंगे हम, ठीक है, सीमांत सीमाएं, भारत महाद्वीप के संदर्भ में, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। जैसे आप सभी जानते हैं कि कई ना कई समस्याएं हमारे आमने सामने बनी रहती हैं शरणार्थियों को लेकर के। जैसे अभी रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या थी, इसके पहले बांग्लादेश से आए शरणार्थी, फिर पाकिस्तान से आए, यानी जो प्रवास होता रहता है जो दूसरे देशों का भारत में, उनके संबंध में समस्याएं, उनका निराकरण और वे फॉरवर्ड क्या होगा। उसके बाद भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, यानी जो भौतिक संरचना है हमारी पृथ्वी की, उसके बारे में। जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। तो ये बेस रहने वाले हैं ये फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में जो तुम्हारा मुद्दा है, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के यानी एम लक्ष्मीकांत प्लस 11th एंड 12th एनसीईआरटी, इन चीज़ों को आप कर लेंगे तो आपका ये सेकंड पेपर बड़ा आराम से हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में भी अगर आप
9 से 12 तक की एनसीईआरटी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 70% चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। वही हाल जियोग्राफी में करना है, वही हमारे समाज में करना है, तो ये सारी चीजें कर लेंगे तो आई होप आपका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर संविधान आधारभूत विशेषताएं, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहे, है ना, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद जो है संगम राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय, संघीय ढांचे से जैसे जीएसटी वगैरह है, चुनौतियां हैं क्या है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण यानी पंचायत सिस्टम क्या होता है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, निवारण तंत्र क्या है, संस्थाएं क्या है, वैकल्पिक विवादांत तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। ज्यादातर चीजें आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगी। कुछ स्पेशल बुक आपको जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसके संबंध में, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इन मोटे मोटे देशों के साथ उसकी तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कहाँ से ली गई, क्या प्रारूप है। जैसे भारतीय न्यायपालिका की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसके ज्यादातर हिस्से कहाँ से लिए, एकल न्यायपालिका है ब्रिटेन की तरह, लेकिन इसके कुछ हिस्से जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, जो पावर है, वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लगभग समान है। थोड़े स्तर में वहाँ की जो न्यायिक निर्वचन सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का ज्यादा मजबूत है, हमारे यहाँ का कम मजबूत है, तो इस संबंध में ठीक है। उसके बाद संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियों, विशेषाधिकार, संबंधित विषय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, जो प्रभावक समूह जैसे किसान आंदोलन होते हैं तो किसान समूह, ठीक है, और भी फिक्की है, अन्य औपचारिक अनौपचारिक समूह होते हैं, शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे शासन प्रणाली को, और एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य, उनके उत्तरदायित्व, तो अभी जैसे वो सूचना आयुक्त, ठीक है, और निर्वाचन आयुक्त को लेकर के कभी कभी सीबीआई को लेकर के भी वाद विवाद होता रहता है कि सीबीआई सरकार का तोता होता है ना, तो उनके संबंध में उनकी विशेषताएं, संवैधानिक विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय जैसे एनजीटी है, नीति आयोग है, वित्त आयोग है, और भी बहुत सारे, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये विधिक निकाय हैं, सांविधिक विधायक, उनकी विशेषताएं, कार्यप्रभाव, सरकारी नीतियों और उनका जो क्या बोलते हैं, उनका एक एरिया, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास, हस्तक्षेप, कार्यान्वयन, तो ये सारी चीजें भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड रहेंगी। यानी आपकी शासन, प्रशासन और संविधान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सेकंड पेपर में आ जाएंगी आपसे। ठीक है। विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न हितधारा, केंद्र राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, सामाजिक सेवाएं, ठीक है, गरीबी, भूख संबंधित विषय, लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवकों की भूमिका, ये आपके फोर्थ पेपर में भी हेल्प करेगा जाके। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह यानी आईआर से रिलेटेड टॉपिक हैं। भारत के हितों, अप्रवासी भारतीयों के विकास, यानी जो इंडियन डायस्पोरा है उससे हमारे देश को क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये कैसे प्रभावित करता है अन्य देशों में जो हमारे खिलाफ नीतियां बनती हैं, ये हमारे पक्ष में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हों, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो उससे रिलेटेड करके मुद्दे आ सकते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो करंट इवेंट हैं, आईआर से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद आता है आपका थर्ड पेपर। अब थर्ड पेपर में जो है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति, एन एनआईटीआई आयोग की भूमिका, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ठीक है। गरीबी मुद्दे, बेरोजगारी की समस्याएं, ये भी सारे मुद्दे इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी ये आपका। उसके बाद सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें आएंगी, है ना, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधियां, सिंचाई प्रणालियां, इनसे काफी सारे प्री और मेंस दोनों में, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से प्री और मेंस में आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बहुत सारी
रोजगार का क्षेत्र बन रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव क्या हैं, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ये सरकार जो है इन चीजों में ज्यादा आगे बढ़ा रही है। तो इनसे संबंधित मुद्दे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी जो हमारे दैनिक कामकाज हैं उनके जीवन में, जैसे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जीआई चैटबॉट है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर साइंस, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, है ना, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीओ। ठीक है, इनके संबंध में पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जीएस पेपर में मोटी मोटी थर्ड पेपर में बात की जाए तो इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस एंड टेक है, ईवीएस है यानी इन्वायरमेंट स्टडीज एंड बायोडाइवर्सिटी, और डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड आती है। आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा और संरक्षा में चुनौतियां, आपदा प्रबंधन एवं शमन कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नैतिक, तो ये सारे मुद्दे भी यहाँ पर, आंतरिक सुरक्षा जैसे आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बगावत है, इनको लगभग चैप्टर वाइज मैंने इनको सारा डिस्कस किया हुआ है पिछले उसमें, तो इनको आप लोग वहां से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 4 आता है। पेपर 4 वही एथिक्स, सामान्य भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, या नीति शास्त्र या नैतिकता कह सकते हो उसको। अब इसमें जो मुद्दे हैं, जो मानवीय अंतर संबंध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो इसमें नैतिक जीवन से रिलेटेड की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से क्या शिक्षा मिली, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, अभिवृत्ति, अंतर्वस्तु यानी कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संबंध, नैतिकता और राजनीति, अभिरुचि क्या होती है, सामाजिक प्रभाव और सहमत पैदा करना कैसे क्या चीजें होती हैं, वस्त सिविल सेवा के लिए अभिरुचि के बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, ठीक है, यानी नॉन पार्शियलिटी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेगात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणाएं, आयाम, प्रशासन और शासन में इसकी क्या उपयोगिता और उसका क्या प्रयोग हो सकता है, भारत के साथ विश्व के जो नैतिक विचारक रहे हैं उनके संबंध में आराम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसमें जो टॉपिक आते हैं ना, उसमें क्या है ना, जो दो सेट में आते हैं, एक तो आते हैं विचारकों, ठीक है, ये कथन, चाहे वो भारतीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, और ईमानदारी, जैसे कुछ अवधारणाएं दे दी गई उनके बारे में लिखना है। दूसरा जो टॉपिक आता है ना, वो केस स्टडी टाइप का आता है, ठीक है, तो उसको आपको करके लिखना पड़ता है। तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, और फोर्थ पेपर में उतना बड़ा बर्डन नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, काफी इजी है नंबर स्कोर करना। थर्ड पेपर और सेकंड पेपर की अपेक्षा काफी आसान है। और एक फर्स्ट पेपर ऐसा है जिसमें हम काफी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था ईमानदारी के दार्शनिक आधार, सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, वही यूजुअल मुद्दे जो हमें सर्विस डिलीवरी के समय देने होते हैं, और इन्हीं से उपर्युक्त विषयों से संबंधित ही केस स्टडियाँ पूछी जाती हैं। अब जिस विषय पर हम एक, एक क्या बोलते हैं उसको, एनालिटिकल अप्रोच लेके चलेंगे, वो पेपर 5 और 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यही दो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पर आपके पढ़ाए गए हैं। तो अगर पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 में ऐसा क्या है, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और उसके पहले नवपाषाण काल, जैसे हड़प्पा सभ्यता में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और इसके पहले नावदा टोली, है ना, मेहरगढ़, ये सारी चीजें से रिलेट करके नवपाषाण काल स्थल में जो हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास, ठीक है, कुलडियावा वगैरह,
ये सारी चीजें देखी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जो वास्तुकला है, वास्तुशैली है, महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, लेखाकार, पुरातत्व के बारे में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और उनका व्यक्तित्व, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, है ना, इसी तरह के और भी राजनीतिक नेतृत्व करता रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आराम से क्वेश्चन पूछ लिखी संभावना बन जाएगी। और पहला पेपर है तो इतना टफ नहीं जाना चाहिए और इतनी हार्ड मेरिट भी नहीं जानी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भूषी, तो ये कल्चर का पोर्शन मोस्टली तुम्हारा उत्तर प्रदेश का है। राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये अगर हम बात करें तो भाग जो 5 है संविधान का, ठीक है, उसके तो उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में इसका आपको क्या करना है, पढ़ना है आराम से। उत्तर प्रदेश राज्य चयन मापदंड, राजभाषा, संचित नीति, आकस्मिक नीति, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग, ये जनरली शासन से संबंधित सारे मुद्दे हैं। सुशासन, भ्रष्टाचार, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस, ये सेंट्रलाइज है ना। उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार हुए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, उग्रवाद के प्रसार और उसके विकास के बीच संबंध क्या है, बाह्य राज्य और अंतर्राज्यीय संक्रियाओं की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियां हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत टफ नहीं है, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं हम जो लोग पढ़ते हुए आए हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अब नए रूप में पढ़ना पड़ेगा। बस अंतर सिर्फ इतना सा है। नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की क्या भूमिका है हमारे समाज में, साइबर सुरक्षा के, एक सेकेंड, हाँ, साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियम, अरे काला धन के विषय में बड़ी गंभीर समस्या है भारत में। तो उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसी हैं, उनके शासनादेश और अधिकार पत्र क्या हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, चुनौतियां, प्रबंधन, संगठित अपराधों का, आतंकवाद से जो संबंध है, उत्तर कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी, शिक्षा प्रणाली कैसी है, उत्तर प्रदेश की भूमिका भारत के विकास में, उत्तर प्रदेश की जो समसामयिक घटनाएं हैं, जैसे हाल ही में ये राज्य सरकारें जो बहुत सारे नेता गुंडे बने घूम रहे हैं उनको ठीक करने में लगी हैं। तो जल शक्ति मिशन उत्तर प्रदेश के, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में, एनजीओ जो हैं उनके मुद्दे क्या है, योगदान क्या है, पर्यटन, ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उसका समाज में रोजगार और आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जनरली उत्तर प्रदेश के रिलेट करके मुद्दे दिए गए हैं। टफ नहीं है हाँ, लेकिन आपको इन पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते थे, प्री में इनको डिनाई भी कर देते थे, तो वो अब नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो 6 पेपर है, 200 नंबर का ये भी होगा, 200 नंबर का ऊपर वाला भी होगा। आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य की बचत, यानी इसमें इको का पोर्शन ज्यादा होगा। उसके बाद साइंस एंड टेक का होगा, ईवीएस का होगा। भाई क्या हुआ है ना, जो जीएस का फर्स्ट पेपर था, जनरली आप अगर जीएस का फर्स्ट पेपर देखेंगे तो उसमें क्या है, इतिहास है, भूगोल है, समाज है और कल्चर है। और सेकंड पेपर अगर जीएस का देखेंगे तो उसमें क्या है, संविधान है ना, शासन से संबंधित मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय है, आईआर है। तो इस इन दोनों पेपरों को उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष करके जीएस पेपर 5 बना दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके, और किसके संबंध में, यूपी के संबंध में, यानी विषय वस्तु कहाँ की है, यूपी की है। इन दोनों में विषय वस्तु कहाँ है, ऑल इंडिया, ठीक है। बस इतना अंतर किया है। सेकेंड पेपर जो बनेगा ना आपका, सेकेंड पेपर क्या बोलते हैं इसको, 6, छठा नंबर, आप ऑप्शनल की जगह पर जो जीएस 6 पेपर आया, इसमें क्या करेंगे, एक तो थर्ड पेपर जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है ना, वो सारी चीजें इसमें ऐड कर देंगे। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे निवेश से संबंधित मुद्दे, लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास संसाधन, लोक वित्त और राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रभाव, जनांक की जनसंख्या और जनगणना, व्यवसायिकरण और फसलों का उत्पादन,
नवी वानिकी नीति, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं उनका समाधान, है ना, क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, संरचना, जलवायु, खनिज, अफवाह प्रणाली। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना जो है इंफ्रा है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, वायु जल, घास मैदान, है ना, मौसम पूर्वानुमान, संरचना, विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न, मत्स्य उत्पादन, निजी साझेदारी। यानी कुल मिला के अगर हम दोनों पेपरों की अगर बात करें तो कुछ विशेष करके नया नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है जो हम पहले से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो स्पेशली हमें फोकस करना पड़ेगा मेंस में लिखने के लिए। अभी हम लोग क्या करते थे, जनरली फैक्ट रख लेते थे। पहली बार पेपर होगा तो थोड़ा इजी रहने की संभावना होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जटिलता थोड़ी आती जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके क्या कर दिया है आयोग ने, जीएस में अब पेपर हो गए हैं 6, ठीक है। एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का, एक ऐसे पेपर होता है, ठीक है, 150 नंबर का। तो कुल मिलाकर ये दोनों पेपर कितने हो जाते हैं, 300 नंबर के। और उसके बाद ये 6 पेपर होंगे 1200 नंबर के, ईच पेपर 200 नंबर का, ठीक है। तो 1500 का तुम्हारा ये मेंस हो जाएगा, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। को टोटल मिलाकर वही जो पहले था 1600 पूर्णांक, वही अब भी है। मेंस का पूर्णांक जो 1500 पहले होता था वो वैसे है। बस अंतर सिर्फ इतना किया है, ऑप्शनल को हटा करके यूपी के स्पेशल 2 पेपर यानी पेपर 5 और पेपर 6 को ऐड कर दिया गया है। पेपर जो 5 है उसमें तुम्हारी इतिहास, कल्चर, समाज, ठीक है, जो अन्य समस्याएं हैं उनसे संबंधित मुद्दे हैं, ज्योग्राफिक कंडीशन थोड़ी सी अगर बढ़ा दें, शासन संबंधी मुद्दे हैं, वो सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। जो 6 पेपर है इसमें इकोनॉमी, जियोग्राफी के थोड़ा सेंसस से रिलेटेड चीजें, जनसंख्या वगैरह, है ना, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, साइंस एंड टेक से संबंधित मुद्दे, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं। और फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा और बढ़ाया गया है, शिक्षा प्रणाली, समसामयिक घटनाएं, नवाचार, मुद्दे, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, तो वो सारे मुद्दे वो उस पेपर में बढ़ाए गए हैं। तो वो सारी चीजें याद रखना, और सिलेबस को जितना जल्दी होगा उतना आप तैयार कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल आपको प्री पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि पी भी आसान होने नहीं वाला है। काफ़ी सारे लोग, हो सकता है पेपर छोड़ें, हो सकता है पेपर ना छोड़ें। तो आपको जीएस फर्स्ट प्री के लिए और जीएस सेकेंड में ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 14 मई को शेड्यूल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।